SC/ST वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज भी बहुत सारे उच्च न्यायालय में केसेस लोगों के पोते पर पोते लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के वर्किंग को क्वेश्चन किया है उच्चतम न्यायालय। बिहार में एक कास्ट सेंसस हुआ था और 2023 में उसके रिजल्ट्स भी आए थे कि अलग अलग कास्ट की संख्या बिहार में क्या है। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो अमेरिका को अमेरिका बनाया, टॉप 5 में इंडियन ब्रेन था। जय हिंद दोस्तों, टेलीवाच चैनल के चर्चे पे चर्चा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं। जो हमारे मेहमान हैं वो श्री सुदर्शन सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और उन्हें इस पूरे विषय का जो आज हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं उसकी जानकारी भी है। दोस्तों, आपके जानकारी में होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों बाद जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी और अभी जो चीफ जस्टिस गवई हैं उन्होंने जून के महीने में घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और उसके नीचे के स्टाफ, उसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। रिजर्वेशन पॉलिसी लागू सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में पहले से भी थी, लेकिन जब तक रोस्टर नहीं बन जाता है SC/ST का और रोस्टर पॉइंट्स में जो तय किया जाता है, जो बिंदु तय किए जाते हैं, वो बिंदु भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा तय कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई 2025 को इस रोस्टर की भी जानकारी दी और 200 बिंदु का रोस्टर बनाया गया है। सामान्यतया जो राज्य शासन या केंद्र शासन में 100 बिंदुओं का रोस्टर होता है, लेकिन यहाँ 200 बिंदुओं का रोस्टर अभी लागू किया गया है। तो कम से कम SC/ST वर्ग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये घोषणा हुई है और जो एक सामाजिक न्याय की बातें हर क्षेत्र में होती थी और ऐसा लगता था कि शायद हायर जुडिशरी इससे कहीं ना कहीं वंचित रह गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए ही सही, लेकिन ये लागू किया गया है। यहाँ मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 3 दशक पूर्व 1995 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जस्टिस कुलदीप सिंह ने ऑलरेडी एक जजमेंट में बताया था कि रोस्टर सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में लागू किया जाना चाहिए। तो जो 30 साल का अंतराल था, 30 साल का जो समय लगा, उसके बाद जाकर के रोस्टर सिस्टम अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है और वो भी चीफ जस्टिस गवई जो स्वयं भी SC कम्युनिटी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि आखिर इतने समय तक क्यों नहीं हुआ। और भी कई इश्यूज हैं जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने आज के मेहमान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री सुदर्शन जी से जानना चाहेंगे कि वो इस सब को कैसे देखते हैं। धन्यवाद संजय जी। अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे न्याय संस्थान में हम ये देखते हैं कि जज ने हमें एक जजमेंट दिया और हमारे साथ न्याय किया, लेकिन किसी भी केस को जज तक पहुंचने के लिए उसके ऑफिशियल सिस्टम के थ्रू होते हुए जाना होता है और जहां पर ये कर्मचारी सबसे ज्यादा काम में आते हैं। अभी तक जो हमारा सिस्टम था वो इस वजह से डिलेड चल रहा था कि नीचे का जो प्रणाली था, कार्य प्रणाली, वो उतना तेज नहीं था क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जहां अभी तक जजमेंट के पहले सारे वैकेंसीज है या तो जनरल कैटेगरी द्वारा कुछ हद तक भरे जाते थे या फिर रिक्त रहते थे, तो उनके रिक्त होने से ओवरऑल किसी भी न्यायालय के काम में बाधा तो आती थी। जहां पर 10 फाइल एक दिन में मूव करता था, वहां 7-8 करता था, जिसके वजह से आज भी बहुत सारे उच्च न्यायालय में केसेस लोगों के पोते पर पोते लड़ रहे हैं। 50 साल का विलम्ब है, कहीं पर 60 साल का विलम्ब है। कुछ केस जो मैंने खुद देखा है वो आज़ादी के पहले के हैं जो अब आए हैं हियरिंग पर। ये तो एक पार्ट हुआ जो इम्पैक्ट पड़ा। जहां तक रहा बात कि इस पर्टिकुलर बिंदु पर अभी तक क्यों नहीं पहले संज्ञान लिया गया और 30 साल बाद इस तरह का जजमेंट
देने की ज़रूरत पड़ी। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को एक निर्देश दे रही है कि जो चीज़ हमारे ही ऑर्डर से या हमारे ही डायरेक्शन से पूरे देश में लागू होना है वो हमारे इंस्टीट्यूशन में अभी तक क्यों नहीं हुआ। 30 साल पहले जैसे आपने कहा कि ये आया था और 30 साल बाद अभी दोबारा जस्टिस गवई को इस पर्टिकुलर इशू को टेकअप करके और उस पर सो मोटो एक ये देना पड़ा, जजमेंट देना पड़ा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के वर्किंग को क्वेश्चन किया है न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने। मैं तो इसको एक वेलकम स्टेप कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर वो क्षेत्र जहां पर इस तरह के सरकार की तरफ से विलम्ब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से उस पर टू द पॉइंट एंड टाइम बाउंड ऑर्डर्स निकाले ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके, वो काम कर सके सही से जो होना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, वही बात। और अभी जस्टिस गवई ने जो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से उन्होंने कहा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक इशू हमेशा आता है कि जो इक्वलिटी और रिप्रेजेंटेशन है, तो इस संबंध में उन्होंने कहा कि इक्वलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन आर नॉट कंपीटिंग आइडियल्स बट कंप्लीमेंट्री फोर्सेस दैट ड्राइव इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल विजन फॉरवर्ड। Affirmative action is not an exception to equality but integral to its realization। तो जब भी रिजर्वेशन की चर्चा होती है तो राइट टू इक्वलिटी की चर्चा भी होती है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है। फंडामेंटल राइट्स आप सभी जानते हैं और दर्शकों को भी पता है कि जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी की बात करती है। तो यद्यपि इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हो चुके हैं और एक सेटल्ड रूल अब हो गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार के स्तर पे हो, कि रिजर्वेशन को उन्होंने माना है। लेकिन फिर भी चूंकि अभी ये इशू आया है तो मैं आपके व्यूज जानना चाहूँगा कि आप राइट टू इक्वलिटी और जो एक प्रोपोर्शनेट या एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात है उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से दोनों दो अलग चीज है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब नहीं है कि आपके जितने भी कमजोर पक्ष है या आपके काम न कर पाने की क्षमता को नजरअंदाज करके एक नियम बना है, एक राइट मिला है तो उसको आपको दिया जाए। इक्वलिटी मतलब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो बाकियों को मिलता है। मेरा अपना मानना है कि राइट टू इक्वलिटी मतलब आपको किसी भी जगह पर आपके जाति के आधार पर पीछे न छोड़ा जाए। जबकि ज्यादातर रिजर्वेशन का जो इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जाति के आधार पर आपको आगे धकेला जा रहा है, जबकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि जाति आधार पे या किसी भी कारण धर्म के आधार पे किसी भी कारण से आपको अपॉर्चुनिटी न दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि जो हो रहा है वो ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मेरिट मारा जा रहा है। मेरा अपना ये है कि अपॉर्चुनिटी हर तरह का प्रोवाइड कीजिए लेकिन मेरिट के साथ। मेरिट आपको अपना दिखाना होगा। मेरा पर्सनल ये है कि आपकी बात कुछ हद तक सही है और इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हो चुके हैं कि मेरिट को हम लोग किस मायने में लेते हैं, क्योंकि एक डिप्राइव्ड सेक्शन है जिसको शायद सदियों से मौका नहीं मिला, तो क्या वो compete कर सकता है। और एक ये भी था कि इक्वलिटी का मतलब ये हो सकता है कि इक्वल बिटवीन इक्वल्स, अमंग्स इक्वल्स नहीं, इसमें और मैं अनइक्वल्स के बीच भी जो है, अगर कोई अनइक्वल है तो उसके बीच इक्वलिटी होनी चाहिए, वो भी एक इशू है। तो एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन जो दोनों को कहीं ना कहीं ले करके एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसे कभी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। जब अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं तो शायद वो कम्पीट नहीं कर सकता। एक मुद्दा भी रहेगा कि किस लेवल तक ले जाना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 10 सालों का प्रोविजन था रिजर्वेशन का, लेकिन वो लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। क्योंकि लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि संभवतः आगे आने वाले समय जो चूँकि अब कास्ट सेंसस पूरे देश में किया जाना है, तो इससे स्थितियाँ और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी, कास्ट के बारे में भी स्थितियाँ स्पष्ट होंगी और तब संभवतः पॉलिसी डिसीजन लेने में भी आसान होगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि जो मंडल कमीशन के बाद जो ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन पूरे देश में लागू किया गया था,
27% रिजर्वेशन जो इंदिरा साहनी केस में 1992 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना था, अपहेल्ड किया था और उसके बाद पूरे देश में लागू हो पाया। लेकिन उन्होंने इंदिरा साहनी केस में ही 50% सीलिंग की भी बात की थी, जो 1962 में बालाजी केस में सबसे पहले जिसका जिक्र हुआ था 50% सीलिंग का। तो इस जो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा जो निर्णय लिया गया है और जो रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है, इसमें एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, लेकिन ओबीसी का जिक्र इसमें नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अभी वो उस स्तर पे नहीं आया है कि ओबीसी को भी इंक्लूड किया जाए? नहीं, ओबीसी को इंक्लूड नहीं करने का यहाँ पर ये नहीं है। ओबीसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला नहीं, जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशंस पहले से चली आ रही है उस पर कहीं रोक नहीं लगाया है, वो एज यूजुअल चलता रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा ये है कि जुडिशरी के वर्किंग स्टाफ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डिप्राइव्ड क्लास, उसको फुल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि ओबीसी को इसमें जगह नहीं मिलेगा या ओबीसी का रिजर्वेशन हटा दिया जाए। हाँ, नहीं, वो जनरल तो नहीं कहा। ये अभी भी जितने ये जो सुप्रीम कोर्ट के का जो ऑर्डर अभी हुआ है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए। मैं दर्शकों को पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं वो रिजर्वेशन में बाकी जगहों के लिए नहीं कर रहे हैं। देश में बाकी स्थानों में, संस्थाओं में या राज्य शासन में और केंद्र शासन में भी रिजर्वेशन लागू है। ये सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या उसके नीचे के जो स्टाफ है, ये केवल क्लर्कल स्टाफ उनके लिए है जो अभी जिक्र हो रहा है। सुदर्शन जी, जब सुप्रीम कोर्ट के अपने स्टाफ के लिए रिजर्वेशन की बात यहाँ हो रही है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है जिस पे मैं आपके व्यूज मैं भी जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे। आपको जानकारी है कि बिहार में एक कास्ट सेंसस हुआ था और 2023 में उसके रिजल्ट्स भी आए थे कि उस गणना के हिसाब से अलग अलग कास्ट की संख्या बिहार में क्या है। उसका तत्काल जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा था कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट्स एंड सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट और बिहार एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 2023 वो पारित किया गया था। और इसमें जो रिजर्वेशन की सीलिंग है वो 50% से बढ़ा करके 65% कर दी गई एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए। चूंकि 50% की सीलिंग 1962 में जो बालाजी के जो जजमेंट में किया गया था, इसी को इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में 1992 में भी अपहेल्ड किया गया, तो बार बार ये जिक्र आता है। बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में हैं, महाराष्ट्र है, बंगाल है, कर्नाटक, कई सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अलग अलग समय में इस सीलिंग के बियॉन्ड जा करके किया है। एक जरूर है कि बीच में 2019 में जब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन आया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर मान्य किया, ये केवल एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं है, उसके अलग है, तो उसको उन्होंने माना है। लेकिन अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हुए हैं उसमें 50% सीलिंग जनरली माना गया है। तो इसको चैलेंज किया गया। गौरव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बिहार हाई कोर्ट ने इसे क्वैश कर दिया, इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इसको स्टे देने से इनकार कर दिया। जो मेन जो जजमेंट का जो कारण था बिहार का, पटना हाई कोर्ट का, वो था कि जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन 16(4) में, आर्टिकल 16(4) में डिस्कस किया गया, तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, डजंट टॉक अबाउट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। इसमें एडिक्वेसी की बात की गई है, प्रोपोर्शनेट कास्ट के प्रोपोर्शनेट की बात नहीं की गई। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पे अगर आप देखें तो कई बार ये इशू उठता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जितनी साझेदारी उतनी भागीदारी, शासन में भी भागीदारी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन कई पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा भी ये किया जाता है। तो चूंकि अभी जो कास्ट सेंसस हुआ था बिहार में, उसके आधार पे जो चेंज हुआ और उसको सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने नहीं माना है। अब पूरे देश में कास्ट सेंसस होना है। अगला जो सेंसस होगा, जो जनगणना होगी, उसमें कास्ट सेंसस होना है। 1931 में अंतिम कास्ट सेंसस हुआ था, जब देश स्वतंत्र भी नहीं था,
उस समय का कास्ट सेंसस था और उसी के आधार पे मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, जो ओबीसी की अलग अलग जातियां थी जिनकी संख्या आई थी। तो अब कास्ट सेंसस होने के बाद ये सारे इक्वेशन, सारे डायनेमिक्स बदल जाएंगे। जो कास्ट के जो परसेंटेजेस हैं वो संभवतः काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगे। कई तो मैंने बिहार का ही परसेंटेज देखा, तो उस समय जो ब्राह्मण्स का परसेंटेज था वो काफ़ी हाई था। 1931 में 8 या 9% था। अभी जो कास्ट सेंसस हुआ उसमें वो 4% से नीचे बताया गया। दूसरे कई कास्ट हैं जिनके बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गए हैं। तो चेंजेस होने की संभावना है अगले सेंसस में। तो क्या उसके बाद पुनः ये डिमांड आनी है, उसके बाद फिर से ये इशू जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वर्सेस प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, इसकी बात आएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो ये 50% सीलिंग है, ये होली काउ है, ये चेंज नहीं हो सकता, या जातीय जनगणना के हिसाब से इसे परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि ये इशू आगे उठने वाला है? देखिए सर, दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज एक साथ आ रही है। जो आपने बताया एडिक्वेट एंड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, या तो हम अभी तक रिजर्वेशन का जो बैकबोन था एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उसको लेके चले, या प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। अपने फायदे के लिए जहां हमें फायदा हो रहा है वहां पर हम प्रोपोर्शनेट ले लें, जहां फायदा हो रहा है वहां एडिक्वेट। ये हम नहीं कर सकते। आपको कोई एक चीज चूज करना है, और आपके हंसी से लग रहा है कि आप जान रहे हैं कि इससे किसको फायदा होना है। ऑब्वियसली जो बाकी हैं, जो अनरिजर्व्ड हैं, उन्हीं को होगा, क्योंकि अगर हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन करने लगेंगे तो जो हमारे लिए परसेंटेज बच जाता है उतने के लिए हम काफ़ी हैं। लेकिन एडिक्वेट अगर आप बोलते हैं तो एडिक्वेट तो आप 50% से ज़्यादा तभी आप दे सकते हैं जब आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मेरिट इस देश में नहीं मायने रखता है, कास्ट ज़्यादा मायने रखता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो इस सारे चीज़ को एक बार में मतलब इसका जवाब दे देगा कि 1998 में एक जनरल ओपिनियन अमेरिकन सिटीजन्स, खास करके जो बड़े उद्योगपति थे, उनसे लिया गया था 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने ग्लोबली इंपोर्ट किया अमेरिका में, जो अमेरिका को अमेरिका बनाया। उसमें टॉप 5 में इंडियन ब्रेन था, इंडियन टेक्नीशियंस, IITians, IIM पास आउट्स, और ये तब था जब रिजर्वेशन नहीं था। तो आपको कहीं ना कहीं लाके एक लाइन ड्रॉ करना है। आप एक चीज, मंडल कमीशन का के पीछे बेसिक रीजन क्या था? समाज में इक्वालिटी लाना। क्या वो अचीव कर पाए हम पिछले 30 साल में? नहीं हो पाया। बट ये एक पॉलिटिकल मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है और बहुत हद तक आगे भी बना रहेगा कि जो पर्पस है वो तो डिफीट हो गया, लेकिन वोट की राजनीति चल रही है। और यहाँ चाहे गवर्नमेंट हो चाहे जुडिशियरी, किसी न किसी को तो स्ट्रॉन्ग ये लेना होगा, या तो प्रोपोर्शनेट में जाना है तो ढंग से जाए, नहीं तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह पर जितना है उतने पर स्टिक करें। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और जब हमने इसके जिक्र किया, खास करके जब कास्ट सेंसस हो रहा है, तो इसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि जो लोग पिछड़े हैं, जो समाज के सबसे वंचित श्रेणी के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से उस स्तर पे लाया जाए। हो ये रहा है कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो डोमिनेंट कास्ट हैं, और वो उसने तो सारा रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, लेकिन उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी कुछ सर्वे किए गए जिसमें ये पाया गया कि जैसे बिहार में या यूपी में ऐसी बहुत छोटी छोटी जातियां हैं जो बहुत ही पिछड़ी हैं और अभी भी पिछड़ी हैं, और उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो अब जब अगर कोई प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, जैसा कि आपने बताया, तो फिर उन जातियों की बात भी सामने आएगी, आनी चाहिए। उन जातियों की बात आएगी कि जो सही मायने में अभी भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि उनकी डोमिनेंट वॉइस नहीं है, इसलिए उनको नहीं सुना जाता है। तो इस कास्ट सेंसस का मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, और ये फायदा होगा कि जो वास्तविकता में जो कास्ट पिछड़ी हुई हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, उनकी पहचान हो। और जो कास्ट, चूंकि हमेशा ये एक ऐसा, किसी ने अभी बहुत अच्छा बताया भी कि एक ऐसा ट्रेन है जिसमें घुसना तो सभी चाहते हैं, निकलना कोई नहीं चाहता, जबकि उद्देश्य ये था
कि एक बार रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस यदि बढ़ जाता है तो फिर आप जो दूसरे वंचित वर्ग है ये उसको मिलना चाहिए, उसका हक हो जाता है जब आप उस लेवल पे आ गए। लेकिन जो कई प्रबुद्ध जातियां हैं, जो इवन कई जातियां जो सवर्ण कैटेगरी में आती हैं, वो भी रिजर्वेशन की डिमांड कई बार करती रहती हैं। तो ये एक अंतहीन प्रक्रिया है, अंतहीन कहानी है। और जैसा कि आपने सही बताया कि अगर ये केवल सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड जो हमारे संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, वो 10 साल का समय उन्होंने इसीलिए तय किया था कि 10 साल के बाद संभवतः वो जातियां उस लेवल पे आ जाएंगी कि इसकी आवश्यकता न पड़े। क्योंकि आइडियली आदर्श समाज या आदर्श देश तो तब होगा जब जाति विहीन समाज हो जाए, और कोई जाति से कोई जब होएगा ही नहीं, कोई आपस में भेदभाव ही नहीं रहेगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उस स्तर तक लाने के लिए ये भी एक माध्यम था। तो आज की चर्चा में आपने बड़े अच्छे से इसको समझाया और खास करके आपने दोनों पक्ष लिए, जो कानूनी पक्ष है और जो एक सामान्य लोग इसको जिस नज़रिए से देखते हैं उसको भी आपने देखा। तो मैं समझता हूँ कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एक स्टेप लिया गया, एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, इसका फायदा होगा, एक मैसेज सभी जगह गया है और एक जो न्याय व्यवस्था के प्रति और भरोसा बढ़ेगा, जिसका जिक्र चीफ जस्टिस ने अपने स्टेटमेंट में किया भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार की चर्चाओं से जो हमारा प्रजातंत्र है, हमारा लोकतंत्र है, वो ज़्यादा मजबूत बनता है, सशक्त बनता है। ऐसी चर्चाएं हमेशा होती रहेंगी, अलग अलग माध्यम से होंगी। हम लोग अपने स्तर पे छोटे माध्यम से हमने इसका आज आपस में चर्चा की है और आप सब भी इससे लाभान्वित होंगे। तो सुदर्शन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।